में चले यहाँ पे। कोई बात नहीं। सूर्य, ये बताओ इलेक्ट्रॉनिक्स का असाइनमेंट कर लिया? अच्छा, हाँ साक्षी सेकेंड तुम्हारा हो असाइनमेंट गया? ना। हाँ हाँ, जो अभी आया है।
ओके ओके ओके। ओके, अब मैं फोन का ऑडियो बंद कर लूं, बट कमेंट्स के लिए ऑन कर देता हूँ। ओके, सो स्टार्ट करें। कितने आ गए, क्या है पोजीशन? यस सर। आनंद, आनंद है, गुड। कितने हो गए अनुग्रह? बस है, ओएस कॉन्फ्रेंस पे भी होंगे कुछ वहां पे। स्टार्ट करें क्या? यस सर। अनुग्रह स्टार्ट करें? ओके, सो रिप्लाई कमेंट तुम लोग करते रहना, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा कि क्या समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो ओएस वेब कॉन्फ्रेंसिंग के हैंगआउट पे भी और लाइव स्ट्रीमिंग पे भी दोनों जगह रिप्लाई प्लीज करिएगा आप लोग। सो जो बेसिक मोटो है आज के लेक्चर का, वो पढ़ाने से ज्यादा कुछ गाइड करना है ताकि आप लोग अपने से कुछ पढ़ते रह सकें। ओके, जैसा कि हम लोग ने फर्स्ट यूनिट काफी हद तक कर लिया था और थर्ड यूनिट की हम वहां पर कर चुके हैं क्लासेस में। बात करें तो सेकेंड यूनिट और फोर्थ यूनिट की। सेकेंड यूनिट में जैसा लास्ट टाइम पे हमने प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का कुछ कंसेप्ट स्टार्ट किया था, और अभी आपको ये गाइड कर रहा है कि आप कैसे कैसे आगे पढ़ेंगे, क्योंकि रेगुलरली ये क्लास तो चलना उतना शायद फिजिबल हो भी नहीं पाएगा। और अगर यहाँ पे क्लास चलेगी तो प्लीज सब लोग बहुत ध्यान से सुने कि अगर यहाँ क्लास चलेगी, अगर आप लोग केवल इस भरोसे रहेंगे कि जितना यहाँ पढ़ा गया है वही आप पैरेलल चलेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं आपको दो चैनल बता रहा हूँ, दो चैनल के नेम जो आप रेगुलर बेसिस पे वहां से देखते रहिए। कुल मिला के वहां पे 20 लेक्चर से ज्यादा नहीं पढ़े हुए हैं और आपके लिए बहुत इजी और हिंदी में और कॉन्सेप्चुअल वे में पढ़ा हुआ है। एक है नॉलेज गेट और दूसरा है गेट स्मैशर्स। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो दो जगह से आप पहले सारे लेक्चर्स देख डालो, और आपका जो अपना कुछ भी इशू है आपको आता है या आपको लगता है कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज उसको आप नोट डाउन कर लो। एक बार आप पढ़ लोगे तो मेरे लिए आपको बताना
बहुत इजी हो जाएगा। और उसके बाद आप मुझे व्हाट्सएप पे या एफबी पे या कहीं पे भी आप मुझे मैसेज करके एक पेज पे लिख के या डायरेक्ट आप मैसेज फॉर्म में भी मुझसे पूछ सकते हो। आप जब पढ़ लोगे एक बार तो मुझे रिलेट करके बताने में इजी होगा। प्लीज आप इस बात को समझिए। अगर केवल इस लेक्चर के भरोसे हम लोग बैठेंगे कि 1 घंटे में कितना कर लिया, तो वो हो नहीं पाएगा। आप समझिए प्लीज इस बात को। जब आपके पास वहां मौजूद है चीजें यूट्यूब पे, तो आप उसके बेसिस पे करना स्टार्ट करिए। पहले उसको करके खत्म कर लो साथ साथ में, और बीच बीच में हम अल्टरनेट डेज पे क्लास लेते रहेंगे, जिसका जो भी प्रॉब्लम है वो हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि असाइनमेंट जो डेडलाइन दी गई है तब तक सबमिट हो जाना चाहिए। ये सबसे मेन बात है। असाइनमेंट सबमिट हो जाएगा, आपको पढ़ाने समझाने की गारंटी मेरी है। आप वो दोनों चैनल को आप वॉच करो, और उसमें प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन और मेमोरी मैनेजमेंट का बहुत अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। तो आप वहां से देख के पहले समझ लो, उसके बाद की और भी बातें हैं उतना सफिशिएंट नहीं है। कुछ वीडियोस भी मैं आपको शेयर करूंगा जो अलग से है, जो उसमें नहीं है। तो पहले आप बेस वहां से पढ़ लो, उसके बाद की बात, और नोट्स भी आपके पास, तो मिला जुला के आप पढ़ पाएंगे। एम आई क्लियर टू यू? सबको बात क्लियर है? मैसेज करें? यस सर। हाँ, मैसेज में आप लोग मुझे प्लीज बता दें, दोनों जगह पर। ओके। पीयूष घोष, अदिति पांडे। मैसेज यहाँ नहीं आ रहा, हैंग आउट पे नहीं आ रहा मैसेज, प्लीज मैसेज करिए। ओके स्वाति, ठीक। ठीक। तो मतलब नेक्स्ट टर्म पे जब हम लोग क्लास करेंगे, जैसे मैंने आपसे लास्ट टाइम पे कहा भी था, आप लोगों से जितने लोग थे, कि प्लीज वो जो 3 सॉल्यूशन दिए हुए हैं उनको देखते हुए आना। यहाँ पर हम लोगों ने जो नोट्स में डिस्कस कर रहे थे, सो प्लीज 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 दोनों लेक्चर आप लोग दोनों चैनल को, उसमें से भी बहुत कम ही है, मैं बता रहा हूँ, कुल मिला के 20 लेक्चर होंगे, और वो काफी धीरे पढ़ाते, तो आप लोग अपने हिसाब से उसका स्पीड एडजस्ट कर लीजिएगा। गियर जहां बना होता है सेटिंग में, वहां से आप उसकी स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, इतना आप लोग को पता होगा। सो मैं बस आज थोड़ा सा ये ब्रीफ करना चाह रहा था कि आपको इसमें पढ़ना क्या है, ताकि आपके पास एक आइडिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप सेकंड यूनिट में ये पढ़ते हैं कि अगर कोई भी अलग अलग प्रोसेस किसी कॉमन रिसोर्स को एक्सेस करने जाते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम होती है, जिसको हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम बोलते हैं। और वो प्रॉब्लम किस फॉर्म में होती है कि रेस कंडीशन के फॉर्म में होती है। रेस कंडीशन के फॉर्म में होने का मतलब कि प्रोसेस किस ऑर्डर में ग्लोबल डेटा को एक्सेस करने जा रहा है, इस बात से बहुत फर्क पड़ता है। अगर कोई भी प्रोसेस है किसी भी फंक्शन को पहले एक्सेस करता है या बाद में एक्सेस करता है, इस बात से फर्क पड़ता है। लास्ट रिजल्ट इस बात पे डिपेंड करता है। तो ये हम लोगों ने क्रिटिकल सेक्शन और रेस कंडीशन यहाँ तक समझा था। जो लोग नहीं थे वो भी कोशिश करेंगे उन लेक्चर्स में देखने की, तो उन्हें समझ में आ जाएगा। मोटिव यही है कि आप प्लीज बस समझें किसी तरह से। जो भी दिक्कत आएगी उसके लिए मैं हूँ आपके पास, हम कहीं पे भी डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर क्रिटिकल सेक्शन का सोल्यूशन लिखना है, तो वहां पर 3 कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला था म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा था प्रोग्रेस, और तीसरा था बाउंडेड वेटिंग। इसको कहीं पे भी कोई डाउट होगा, प्लीज 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 मैसेज आप करते रहिएगा। मैंने दोनों स्क्रीन अपने सामने रखी हुई है, आप कहीं पे मैसेज करेंगे मुझे दिखेगा, ठीक है? सो ये 3 सॉल्यूशन है। उन 3 सॉल्यूशंस में हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेट, ये लास्ट टाइम मैंने आपको समझा दिया था। इसके बाद यहाँ पर एक मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। रेस कंडीशन कितने लोग को पता है? प्लीज मुझे रिप्लाई करें, आगे नहीं चले जाए हम लोग। रेस कंडीशन यूट्यूब पे जो लोग हैं वो बताएं, पता है रेस कंडीशन के बारे में? ओके, जो उस दिन थे उनको तो पता है, जो नए हैं उनको पता है? यशिका और आशीष प्लीज रिप्लाई करिए। उदित्यांशु वेरी गुड।
डेडली तुम तो थे उस दिन। नहीं पता सर, पीयूष घोष। अच्छा। हम्म। और बताओ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। नहीं नहीं नहीं, पीके यादव सार्थक। तो क्या हम उस दिन की क्लास को फिर से रिपीट करें आज? तो अभी कैसे समझ में आएगा इनको? गड़बड़ भी है। तो इससे अच्छा वो लोग वही वीडियो देख लेंगे जो उस पे दोनों चैनल्स पे पड़ा हुआ है ना? चलो कोई बात नहीं है, हम एक काम करते हैं, हम यूनिट फोर्थ का एक ब्रीफ दे देते हैं, यूनिट फोर का, क्योंकि उसमें सब कुछ नया रहेगा, ऐसा मैंने सोच के रखा था कि वहां पे तो आपके लिए सब कुछ नया रहेगा। ठीक है सर, बस कंडीशन बता दीजिए। ओके। देखो, मैं एक बार ब्रीफ में जल्दी से बता देता हूँ, व्हाट इज क्रिटिकल सेक्शन, रेस कंडीशन क्या है, और उसके बाद वो तीनों सॉल्यूशन का मतलब क्या था। बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, प्लीज समझ में आ जाए तो भी, नहीं है तो भी कोऑपरेट करिएगा। ठीक है। सो हमारे पास देखो, क्रिटिकल सेक्शन क्या है, मैंने लास्ट टाइम पे भी बताया था कि जब आपका ग्लोबल डेटा को हम कहीं पे शेयर करते हैं अलग अलग फंक्शंस में, ऐसे कोड के फॉर्म में समझो, तो वो हमारा होता है कि हम वो पर्टिकुलर लाइन वहां पे क्रिटिकल सेक्शन हो जाती है। ऐसा क्यों हम समझ रहे हैं? क्योंकि जब आप किसी ग्लोबल डेटा को जिसपे सबका एक्सेस हो सकता है, और अलग अलग कोऑपरेटिव प्रोसेस है, कोऑपरेटिव प्रोसेस होने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू उस पर भी डिपेंड करती है, उसकी वैल्यू इस पे भी डिपेंड करती है। अगर ऐसा है, अगर दोनों इंडिविजुअल प्रोसेस हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं जो इंडिविजुअल है, तब तो ग्लोबल डेटा होने से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। बट अगर ग्लोबल डेटा को बहुत सारे प्रोसेस ऐसे एक्सेस कर रहे हैं जो आपस में कोऑपरेटिव है, मतलब उनका एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है, तो उस ग्लोबल डेटा को एक्सेस करने में प्रॉब्लम होता है। जहां पर वो ग्लोबल डेटा, बेकरी एल्गोरिथम नहीं समझ में आया? ठीक है, मैं बता दूंगा। ठीक। ओके। तो वहां जहां पर वो ग्लोबल डेटा लिखा हुआ है, वो पर्टिकुलर सेक्शन आपका क्रिटिकल सेक्शन है। रेस कंडीशन ये है कि अगर बहुत सारे कॉन्करेंट प्रोसेस जो पैरेलल में चल रहे हैं, वो कॉन्करेंट में चलते हुए अगर उस डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उनके एक्सेस करने का ऑर्डर क्या होगा, इस बात से लास्ट वैल्यू जो है वो डिफाइन होती है। मतलब अगर मान लीजिए दो तीन प्रोसेस हैं और वो किसी क्रिटिकल सेक्शन में ग्लोबल डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, तो इस बात से फर्क पड़ता है कि पहले कौन एक्सेस करेगा, फिर कौन एक्सेस करेगा, और लास्ट में कौन एक्सेस करेगा। तो जो लास्ट में एक्सेस करेगा उसी की वैल्यू परसिस्ट करेगी। या मान लीजिए अगर वो लोग आपस में कोई डेटा शेयर कर रहे हैं, प्लीज बात को ध्यान से समझिएगा कि अगर P1 P2 P3 तीन प्रोसेस हैं, अब मान लीजिए कि P1 P2 P3 तीन प्रोसेस में से P1 ने कुछ कहीं पे ग्लोबल डेटा को एक्सेस करके वैल्यू मॉडिफाई की, और वो वैल्यू पढ़नी है P2 को, तो अब इस बात से ऑर्डर डिसाइड होता है पहले से। अगर नहीं है तो प्रॉब्लम होगी क्या, कि P1 जो डेटा को मॉडिफाई कर लिया, अगर वही डेटा P2 के पास जाना है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा, पहले P2 एक्सेस कर ले रहा है फिर P1 एक्सेस कर रहा है, तो जो आपका लास्ट रिजल्ट आएगा वो आपका प्रॉपर नहीं आएगा। तो रेस कंडीशन में यही चीज है, यही प्रॉब्लम है कि जो ऑर्डर डिसाइडेड है उसी ऑर्डर में उनको एक्सेस करना होता है। या अगर वो कोई ग्लोबल डेटा एक्सेस कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखो कोई ग्लोबल डेटा अगर वो एक्सेस करते हैं, तो उनका ऑर्डर डिसाइडेड होना चाहिए। एक कंडीशन अकर्स व्हेन मल्टीपल प्रोसेस रीड एंड राइट डेटा आइटम सो दैट द फाइनल रिजल्ट डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, उनके ऑर्डर पर डिपेंड करता है। देखो, एक ये रेस कंडीशन का एग्जांपल है, प्लीज इसको समझिए आप लोग ध्यान से। ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, ये सबको विजिबल होगा। एक स्क्रीन अभी मैंने ओपन की, इसको मैं और फुल स्क्रीन कर देता हूँ, शायद आप लोग को विजिबल हो रही हो, है ना? ओके। देखिए क्या है, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक काउंट वेरिएबल है, काउंट वेरिएबल ग्लोबली डिसाइडेड है। जो लास्ट क्लास में थे उनको थोड़ा ज्यादा समझ में आ रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। आप बस अभी सुन लो, रिलेट कर लोगे तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी जब वीडियोस देख लोगे तो। काउंट एक वेरिएबल है जो कि ग्लोबल है, और ये लोकल दो दो फंक्शन लिखा है, पहला वाला ब्लू, दूसरा वाला रेड। अब इसमें देखो, पहला क्या कर रहा है, रजिस्टर 1 नाम का एक वेरिएबल लेके काउंट की वैल्यू स्टोर करके उसमें एक प्लस कर रहा है और काउंट की वैल्यू में स्टोर कर रहा है। सेकंड वाला क्या कर रहा है, वो काउंट की वैल्यू को रजिस्टर 2 में रख के और फिर उस वैल्यू को एक डिक्रीमेंट करके काउंट में स्टोर कर रहा है। तो आप सोचिए, अगर दोनों ये फंक्शन एक एक बार रिजल्ट क्या आना चाहिए, फाइनल रिजल्ट आना चाहिए। अगर एक बार मान लो वैल्यू इनिशियलाइज है 5 से, तो 5 से 6 हो,
चाहिए। हाँ, लेकिन देखो अब अगर रेस कंडीशन में होता क्या प्रॉब्लम है, हम बात ये कर रहे हैं कि रेस कंडीशन वहां आएगी जहां पर दोनों आपस में कोऑपरेटिव प्रोसेस हो। ये दोनों आपस में कोऑपरेटिव प्रोसेस क्यों है? क्योंकि दोनों काउंट नाम के वेरिएबल को शेयर कर रहे हैं आपस में, तो इसलिए कोऑपरेटिव प्रोसेस है। और ये दोनों ही काउंट मतलब जो कि ग्लोबल डेटा है उसको एक्सेस कर रहा है। अब देखो होगा क्या, मान लीजिए देखो यहाँ पे जो S0, S1, S2, S3, S4 और S5 लिखा हुआ है, इसी ऑर्डर में हम एग्जीक्यूट करते हैं। प्लीज बहुत ध्यान से समझना, ये इसका की पॉइंट है, इस पूरे चैप्टर का की पॉइंट है। इससे आपको आगे की सारी एल्गोरिथम भी समझ में आएगी कि बेसिक प्रॉब्लम क्या होती है, फिर सॉल्यूशन कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो अगर हम रजिस्टर में काउंट वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ देखो काउंट में एस नॉट जो लाइन, तो आपने स्टोर किया तो रजिस्टर 1 में आ गई आपकी 5 वैल्यू, तो रजिस्टर 1 की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। हम ये दो लाइन एग्जीक्यूट करते हैं। अब आपको पता है कि आपका सीपीयू प्रिंट कर सकता है, जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारी एल्गोरिथम्स पढ़ी है सीपीयू शेड्यूलिंग की, तो किसी भी लाइन के बाद, कोई भी लाइन के बाद आपका सीपीयू प्रिंट कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी लाइन के आधे एग्जीक्यूशन में नहीं। तुम लोगों ने सीयू में पढ़ा होगा ना, जैसे कोड को फेच करते हैं, डिकोड करते हैं, तो ये जब पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया एक इंस्ट्रक्शन का, तो उसके बाद इस पर्टिकुलर प्रोसेस को प्रिंट किया जा सकता है। तो मतलब समझो कि अगर ये दो लाइन एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद अब हम बोल रहे हैं कि ये वाला प्रोसेस और ये वाला का प्रोसेस, ये दोनों पैरेलली एग्जीक्यूट कर रहा है। तो पैरेलल एग्जीक्यूट करने का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था, आप याद करो कि जैसे मैंने आपको मल्टीटास्किंग बताया था, तो वहां पे बताया था कि एक प्रोसेस का कुछ लाइन एग्जीक्यूट करता रहे, वो होल्ड हो जाए और दूसरा भी एग्जीक्यूट करने लगे, क्योंकि सीपीयू एक बार में एक प्रोसेस को ही एग्जीक्यूट करता है पर लाइन। अगर आप लोग को याद हो, ये बात मैंने बताई थी। किसी को इसमें डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा। आई थिंक क्लियर होगा। कोई डाउट हो यहां तक में तो प्लीज बताओ। ओके, फिर लेट मी कंप्लीट। देखो अब क्या है कि जब आपने ये दो लाइन एग्जीक्यूट कर ली, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि ये दोनों प्रोसेस आपके पैरेलल एग्जीक्यूट कर रहा है। फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद आपका सीपीयू प्रिंट करके चला गया सेकंड वाले फंक्शन में, जहां पे उसने रजिस्टर 2 की वैल्यू में काउंट स्टोर कर दिया। अब देखो काउंट की वैल्यू भी मॉडिफाई तो हुई नहीं थी पहले वाले फंक्शन में, मतलब ये वाली लाइन तो एग्जीक्यूट हुई नहीं थी, इसलिए अभी भी काउंट की वैल्यू 5 है, तो रजिस्टर 2 में 5 आ गया। फिर रजिस्टर 2 की वैल्यू क्या हो गई, रजिस्टर 2 माइनस 1, रजिस्टर 2 की वैल्यू हो गई 4। उसके बाद फिर इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया। अब यहां से प्रिंट करके कहां चले गए, फर्स्ट वाले पे चले गए, तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई, क्योंकि इसने रजिस्टर 1 में क्या स्टोर करके रखा था, 6। और यहाँ पे जब हम आए फिर से लौट के अपने दूसरे फंक्शन पे, तो अब हमारे काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। देखिए रेस कंडीशन की वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम यह आ रही है कि ये दो के दोनों जो कि कोऑपरेटिव प्रोसेस है, क्यों कोऑपरेटिव है, क्योंकि काउंट नाम के वेरिएबल को, जो कि ग्लोबल वेरिएबल है, दो के दोनों एक्सेस कर रहे हैं। अगर ये दोनों आपके पैरेलल में एग्जीक्यूट करते हैं, तो पैरेलल में एग्जीक्यूट करने पे लास्ट वैल्यू जो परसिस्ट कर रही है वो जस्टिफाइड नहीं है। ये वैल्यू आनी चाहिए थी 5, लेकिन अभी देखो क्या आ रही है, लास्ट वैल्यू काउंट की 4 आ रही है। अब यही तुम उल्टा सोचो कि पहले तुमने रजिस्टर 2 में मान लो ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट की, उसके बाद फिर तुम गए ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट किए, तो लास्ट वैल्यू क्या परसिस्ट करेगी, लास्ट वैल्यू उसमें 6 परसिस्ट करेगी, लेकिन आना क्या चाहिए था, 5 आना चाहिए था। तो ये जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, इसको हम बोलते हैं रेस कंडीशन की प्रॉब्लम। मतलब ये अगर आप पैरेलल में दो प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं जो कि कॉमन रिसोर्स को एक्सेस कर रहा है या यूज कर रहा है, तो उनके ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन से लास्ट रिजल्ट अफेक्ट करता है। यहां तक में किसी को प्लीज कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए, मैं वेट कर रहा हूं। ये लास्ट वाले एग्जांपल से कुछ अलग है, इसलिए इसको मैं लेके आया हूं आज। प्लीज मुझे रिप्लाई करें, ये बात समझ में आई या नहीं आई कि रेस कंडीशन एक्चुअली क्या है। यस सर अदिति, झुम्मा, क्लियर, ओके। रिप्लाई और करें, यहाँ पे करो, हैंगआउट पे करो, रेडली, और रिप्लाई करो, राहुल, सताक्षी, यशिका, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो बेटा। ओके ओके, फिर से बताइए, स्नेहा, स्नेहा, स्नेहा कौन, अच्छा स्नेहा, ठीक, सीआर, क्लियर, ओके। मैं फिर से बता देता हूँ, उदयांशु आ गई सर, आ गई, ओके। और बताओ भाई, अनुग्रह टोटल काउंट कितना होगा, ठीक है। सबको, सब एक बात सुन लो कि सबको जितना सेशनल में मार्क्स मिला है 5 माइनस कर लेना अपने आप से, 5 दान के नंबर मिले तुम लोग को, ठीक है। ओके सर। यहीं पे रिप्लाई कर रहे हैं, हैंगआउट्स पे कोई नहीं कर रहा है, प्लीज रिप्लाई करके बताओ। आ गई उदित्यांशु, आ गई, ठीक है। परितोष, चलो एक बार स्नेहा ने कहा है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, कोई बात नहीं।
देखो स्नेहा लास्ट क्लास में नहीं थी, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम आपसे ये कह रहे हैं कि जब भी आप किसी ग्लोबल डेटा को एक्सेस कर रहे हैं इन दो प्रोसेस में, मतलब एक ये प्रोसेस लिखा हुआ है और एक ये प्रोसेस लिखा हुआ है, इसको तुम प्रोसेस कह सकते हैं ना, मतलब एक कोई फंक्शन लिखा हुआ है ऐसा समझ लो। तो यहाँ पर ये देखो तुम्हारा क्रिटिकल सेक्शन हो गया, ये वाली लाइन क्यों क्रिटिकल सेक्शन हो गई, ये लाइन हो गई क्रिटिकल सेक्शन, ये लाइन क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ पे तुम ग्लोबल डेटा यूज कर रहे हो। अब इसी का सोल्यूशन जो हम लोग आगे लिखे थे उस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि जैसे ही इसको आप यूज करने वाले हो तो आप ये चीज चेक कर लो कि क्या आप इसको चेक कर सकते हो। तो एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, ये सारा कुछ हमने लिखा था। देखो क्या किया गया, पहले कोई फंक्शन, क्योंकि सीपीयू एक बार में एक ही लाइन को एग्जीक्यूट करता है ये हम लोग को पता है, तो पहले उसने इस लाइन को एग्जीक्यूट किया फिर इस लाइन को एग्जीक्यूट किया। इन दोनों को एग्जीक्यूट करने के बाद सीपीयू प्रिंट करके चला गया इस लाइन को एग्जीक्यूट करने और इस लाइन को एग्जीक्यूट करने। फिर लौट के आया और इसने काउंट में रजिस्टर 1 की वैल्यू को डाल दिया और यहां से उसने काउंट में फिर रजिस्टर 2 की वैल्यू को डाल दिया। तो अगर इस ऑर्डर में तुम एग्जीक्यूट करोगे तो लास्ट वैल्यू 4 आएगी। लेकिन होना क्या चाहिए कि पहले तुमने अगर 5 लेके चले हो, एक ऐड करो एक माइनस करो, तो लास्ट रिजल्ट क्या आती है, लास्ट रिजल्ट आता है तुम्हारा हमेशा 5 + 1 6, 6 - 1 is 5, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है 4। अब सोचो अगर तुम इसी तरह रजिस्टर 2 में काउंट लेके चलते, 5 वैल्यू आती, रजिस्टर 2 की वैल्यू 4 हो जाती, फिर तुम यहाँ प्रिंट करके जाते, काउंट की वैल्यू 5 रजिस्टर 1 में डालते, फिर रजिस्टर 1 में रजिस्टर 1 + 1 करते तो ये 6 हो जाती, यहाँ से काउंट में फिर 6 कर देते और यहाँ पे आके या फिर यहाँ से प्रिंट करके यहाँ आते और काउंट में। तो ऑर्डर, जिस ऑर्डर में देखिए आपकी किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट कर रहे हैं उससे हमारा लास्ट रिजल्ट फर्क पड़ रहा है। अगर तुम पहले वाले को एग्जीक्यूट करके दोबारा दूसरे वाले को करोगे तो फर्क पड़ेगा। हेलो, ऑडिबल है? कुछ करेक्शन गड़बड़ लग रहा है। हेलो हेलो अनुग्रह, ऑडिबल है ना? ओके 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 ओके, मेरा नेट चला गया था, सब रिचार्ज कराओ मिलके। ठीक है। अब तो हम एक बात यहाँ से समझ पा रहे हैं कि अगर इसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन हम, मतलब देखो अगर ये सीरियल एग्जीक्यूट होता मतलब पहले ये एग्जीक्यूट होता फिर ये पूरा एग्जीक्यूट होता, तो क्या हमारे लास्ट रिजल्ट पे फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि ये पैरेलल एग्जीक्यूट कर रहे हैं, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की नीड कहाँ है? प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की नीड वही है जहां पर अलग अलग प्रोसेस पैरेलली एग्जीक्यूट कर रहे हैं और वो कोई कॉमन डेटा शेयर कर रहे हैं। तो जहां पे भी कॉमन डेटा शेयर कर रहे हैं वो हमारा क्रिटिकल सेक्शन हो जाता है। और अगर उनमें रेस कंडीशन की प्रॉब्लम है, मतलब कि पहले ये एग्जीक्यूट हुआ फिर ये एग्जीक्यूट हुआ और लास्ट रिजल्ट परसिस्टेंट नहीं है, तो प्रॉब्लम अकर होगी। तो क्रिटिकल सेक्शन के लिए हम जो भी सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखने का तरीका क्या है ये देखो, एक दिखा देता हूं आप लोगों को, जिससे लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये एक तरीका है सॉल्यूशन लिखने का। क्रिटिकल सेक्शन जहां पे वो काउंट वाला वेरिएबल, मतलब जहां पे भी ग्लोबल डेटा एक्सेस होगा वो हमारा क्या है, क्रिटिकल सेक्शन होता है। प्लीज समझिएगा, बहुत सारे लोग नहीं थे, जिनको नहीं समझ में आया मुझसे बताइएगा। हम कह रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन का मतलब क्या है, जहां पर भी आप ग्लोबल वाला डेटा यूज करेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि क्रिटिकल सेक्शन के लिए सॉल्यूशंस की बात की गई। तो सॉल्यूशन की बात करने के लिए बहुत सारे लोगों ने सॉल्यूशन लिखा, तो उस सॉल्यूशन को ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा है प्रोग्रेस और तीसरा है बाउंडेड वेटिंग। तो मैंने आपको बताया भी था लास्ट टाइम, पे एक बार फिर से बताता हूँ। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि अगर एक प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में कोई काम कर रहा है तो दूसरा कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में टास्क एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए, मतलब वो ग्लोबल डेटा को एक्सेस नहीं करेगा। क्रिटिकल सेक्शन का मतलब ही हुआ जहां पे ग्लोबल डेटा हो। तो अगर कोई भी प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में कुछ एग्जीक्यूट कर रहा है तो दूसरे वाले को एग्जीक्यूट नहीं करने देंगे। सोचो जैसे यहीं पे अगर ये अपने क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रहा था तो जब तक ये पूरा एग्जीक्यूट ना कर ले, अगर इसको आप अलाउ नहीं किए होते तो क्या प्रॉब्लम परसिस्ट करती? बिल्कुल नहीं करती। पहले वैल्यू को मॉडिफाई कर लेता फिर ये करता, तो सीरियल ऑर्डर में होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। सही है। दूसरा क्या है कि प्रोग्रेस, मतलब अगर कोई वही प्रोसेस केवल उस रेस में रहेंगे कि क्रिटिकल सेक्शन में किसको जाना है जो एक्चुअली जाना चाहें, जो नहीं जाना चाहते उनको हम हर बार क्रिटिकल सेक्शन में नहीं डालेंगे। और प्रोग्रेस में एक और बात है जो उस दिन मिस हो गई थी, वो ये है कि सिस्टम में प्रोग्रेस होती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप सबको ही रोक दें कि नहीं तुम भी नहीं जाओगे क्रिटिकल सेक्शन में, तुम भी नहीं जाओगे, तुम भी नहीं जाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिस्टम में प्रोग्रेस बनी होनी चाहिए। और बाउंडेड वेटिंग का क्या मतलब है कि आप कितने बार एक प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए अलाउ कर रहे हैं, ये बात भी ध्यान देने वाली है। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप एक प्रोसेस को बार बार अलाउ कर दो क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए और किसी दूसरे प्रोसेस को अलाउ ही मत करो क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाउंडेड वेटिंग होनी चाहिए, मतलब कि आप किसी एक प्रोसेस को वेट कराएंगे, इस बात पे बाउंडेशन है
प्रोग्रेस मतलब सिस्टम में प्रोग्रेस होती रहनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा रहा। और म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का ये मतलब है कि अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में चला गया है तो दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएगा। तो ये क्या बात है, ये प्लीज समझ लीजिए आप लोग कि जब भी कोई सोल्यूशन लिखा जाएगा क्रिटिकल सेक्शन के लिए तो उनको इन 3 बातों के मतलब ये 3 पॉइंट्स हैं जिसपे वो सेटिस्फाई करना चाहिए। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कोई प्रॉब्लम आपको देके पूछेगा कि ये 3 केस में से कौन कौन से 2 केस सेटिस्फाई करता है, तो आप उसको एल्गोरिथम को ड्राई रन करके चेक करके बता सकते हैं। क्लियर है? अब आओ जरा सा थोड़ा सा तेज चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये सारी बातें बहुत हम लोगों ने उस दिन कर ली थी, इसलिए थोड़ा तेज चल रहे हैं। ठीक है, कुछ रिस्पॉन्स करिए। रिस्पॉन्स करो भाई कुछ। ओके, आशीष चले आगे। सूर्य रिप्लाई करो, राहुल। ठीक 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 ठीक, ओके ना। अब यहाँ पे मैं अब आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। इतना ऑलमोस्ट हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था। देखो आगे पढ़ना कैसे है मैं यही बताऊंगा आपको, क्योंकि पढ़ने बैठेंगे हम लोग तो बहुत टाइम लगने वाला है। बिल्कुल इसी फॉर्मेट में नोट्स है तुम्हारा। देखो यहाँ पर जो स्टार्ट है ये 3 कंडीशन के बाद वो ये लिखा हुआ है कि अगर आप क्रिटिकल सेक्शन का प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिख रहे हैं तो जैसे ये एक सोल्यूशन लिखा गया। पहले ये जो सोल्यूशन लिखा गया है बेटा ध्यान से देखो, ये 2 प्रोसेस के लिए लिखा गया है। मतलब ऐसे 2 प्रोसेस है, P0 है और P1 है, जो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं। वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं तो फिर उनके लिए एक एल्गोरिथम लिखी गई है। क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं मतलब फिर से मैं वही बात कह रहा हूँ कि वो ग्लोबल डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं। तो इस ये आप जो वीडियो मैंने लेक्चर्स आपको सजेस्ट किए हैं आप प्लीज उसको देखिएगा। यहाँ पे हम लोग ज्यादा टाइम नहीं खराब करते हैं, बस एक ब्रीफ ले लो। 2 प्रोसेस के लिए ये एक एल्गोरिथम लिखी गई है। ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, क्या कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रही है, उसका यहाँ पर ये आप पूरा डिटेल लिखा है। फिर उसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम को ध्यान से सुनिए, इधर उधर ध्यान मत ले जाइएगा, प्लीज सुनते रहिए। इसी बात उसके बाद उस एल्गोरिथम 1 को, क्योंकि वो कुछ बातें तो सेटिस्फाई कर रही थी, मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन और बाउंडेड वेट तो कर रहा था लेकिन प्रोग्रेस सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। इसलिए हम कहाँ पे चले गए, हम चले गए एल्गोरिथम 2 पे। मतलब उसमें हम थोड़ा सा अपडेशन हम लोगों ने परफॉर्म किया। अब ये भी देखो, ये भी 2 प्रोसेस के लिए लिखी गई है, P0 और P1 के लिए। तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हम लोगों ने अप्लाई किया और उसके बाद हम लोगों ने ये एल्गोरिथम लिखी, मतलब किसी ने लिखी होगी। फिर इसको चेक किया गया कि इन दोनों में से कौन सी एल्गोरिथम को वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे देखो जैसे लिखा है कि कंडीशन प्रोग्रेस इज नॉट सेटिस्फाई, आप लोग देख पा रहे होंगे। म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज सेटिस्फाइड, बाउंडेड वेट इज सेटिस्फाइड। इसमें एक बहुत अच्छा उसके बाद जो थर्ड आया एल्गोरिथम, वो फर्स्ट और सेकंड की दोनों को अप्रोच को मिला के, ध्यान से समझना, फर्स्ट और सेकंड दोनों की अप्रोच को मिला के पीटरसन एल्गोरिथम बना। और पीटरसन एल्गोरिथम ने भी काफी कुछ सेटिस्फाई किया दोनों तीनों केस में, और कुछ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया। तो ये भी आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। बेकर्स एल्गोरिथम और पीटरसन एल्गोरिथम बहुत हद तक सिमिलर है, मतलब लॉजिक बिल्कुल एक जैसा है। बस इसमें जो कोड ऑफ लाइन लिखा गया है, लाइन ऑफ कोड लिखा गया है, वो थोड़ा अलग है। कहीं पर एक लाइन में लिखा है, कहीं पर ये 2 लाइन में लिखा है। प्लीज देखो, जैसे व्हाइल फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू, इफ टर्न नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ये सिंगल लाइन में लिखा गया। लॉजिक बिल्कुल एक है। डेकर पहले आया था, पीटरसन शायद बाद में आया था, हाँ ऐसा ही कुछ है। ये 1981 में आया था, ये और पहले आ गया था। तो प्लीज इसको आप लोग देख लीजिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ क्या कह रहा हूँ। देखो कि पहले इस क्रिटिकल सेक्शन के लिए एक एल्गोरिथम ये लिखी गई, इजी है। ये कुछ कंडीशन तीनों में से सेटिस्फाई किया, कुछ नहीं किया, तो एल्गोरिथम 2 आई। उसने कुछ एल्गोरिथम मतलब कुछ कोड कुछ कंडीशन सेटिस्फाई किया, कुछ नहीं किया, फिर आपका पीटरसन और डेकर का सॉल्यूशन आया। तो इन लोगों ने किया। इसके बाद अब बेकरी का सॉल्यूशन है। बेकरी का सॉल्यूशन एंड प्रोसेस के लिए है। उदितांशु कह रहा है कि उसको समझ में नहीं आया है, इजी है। जिस दिन पर्टिकुलर एल्गोरिथम पे बात करेंगे वो बता देंगे। आज हम चैप्टर का केवल आउटलाइन देना चाह रहे हैं, ज्यादातर लोग हैं इसलिए। बेकरी एल्गोरिथम एंड प्रोसेस के लिए है। टेस्ट और सेट, इसका मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, बहुत इजी है। नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ये भी एंड प्रोसेस के लिए है। ये देखने में इतना लंबा कोड लग रहा है, ये बहुत इजी है। ठीक, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सीमाफोर। तो कहने का मतलब क्या, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में पहले वो 3 एल्गोरिथम वो आप खत्म करिए। टेस्ट और सेट का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वो है। बेकरी एल्गोरिथम भी इजी है।
इसके बाद जो हम लोग को इसमें पढ़ना है वो है आगे सीमाफोर। देखो सीमाफोर मैं आपको बताऊं तो लेकिन अभी ऐसे मत समझो, चलो छोड़ो। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम या जिसको बोलते हैं बाउंडेड बफर प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरा अच्छा अभी तक जितना हम लोगों ने समझा वो समझ में आ गया कि नहीं, वो 3 एल्गोरिथम का मतलब क्या है और क्या है, मुझे रिप्लाई करके बताइए। बाकी लोग भी रिप्लाई करो। कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो बताओ। सर सब ऊपर से जा रहा है। मैं रुद्रा जी लास्ट क्लास में होना चाहिए था। आगे चले क्या? राहुल यादव, राहुल तो था उस दिन, अनुग्रह भी था। जो आज है उनके लिए दिक्कत हो रही होगी। ओके ओके ओके। पीयूष कहाँ दिक्कत हो रही है, कुछ मैसेज करो। हाँ स्ट्रीम चेक कर रहा हूँ, पीयूष है वहां पे, पीयूष बोल रहा है मूव अहेड प्लीज। नहीं बहुत बच्चे हैं, 70 हैं, रुक जाओ भी। प्लीज और रिप्लाई करो। पीयूष दिक्कत बता बेटा, प्रॉब्लम शेयर करो। अनुग्रह इनको लास्ट लेक्चर या तो वही दे दो, हमारा वाला दे दो, या तो ये वहां से पढ़ लें। अभी दे देना। आ गया सर संकल्प। सर मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, शेयर कर दूंगा। देखिए ये पर्टिकुलर लेक्चर आज का रखने का केवल मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि आपको पढ़ना क्या है और कहाँ से पढ़ना है। तो प्लीज इसको पहले हम लोग समझ लें, इसके बाद करते रहेंगे। मेरा फोकस 4th यूनिट पे ज्यादा था, लेकिन अब सेकंड स्टार्ट कर चुके थे तो हमने कहा पहले से कर ले। आप एक बार सेकंड पहले पढ़ लो, आपको दिक्कत होगी तो फिर हम बिल्कुल इसको सब सही कर देंगे। आइए जरा देखते हैं। अब इसमें कुछ क्लासिकल प्रॉब्लम है। इस पर्टिकुलर यूनिट में हमको 3 या 4 प्रॉब्लम पढ़नी पड़ती है, वो क्या है और जो अभी मैंने आपसे कहा कि ये कोड ध्यान रखना, इसका इससे क्या मतलब। देखो यहाँ पर जैसे ये आपका है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के अंदर ही प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, जिसको कि बाउंडेड बफर प्रॉब्लम भी बोलते हैं। दूसरा आपके पास है डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम और रीडर राइटर प्रॉब्लम, स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम। ये 4 प्रॉब्लम है। पहले इतना तक आप लोग सब लोग करके खत्म कर लेंगे। इसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। प्लीज बस मैं इंट्रो दूंगा कि क्या है इस प्रॉब्लम में, और आप लोग इसको अपने से करने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल उस हद तक रिलेटेड है जैसे कि देखो आपका एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम और दूसरा रीडर राइटर प्रॉब्लम। आओ जरा इस कोड को देखते हैं। जैसे कि ये हमारा कोड है, दिस वन रेस कंडीशन वाला। तो यहाँ पर क्या है कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर और रीडर राइटर प्रॉब्लम। जैसे यहाँ पे देखो, अब अगर इस कोड को देखो तो ये प्रोड्यूसर की तरह कोड है ना, कि ये उसमें कुछ ऐड कर रहा है, और ये क्या है कंज्यूमर है। अगर काउंट के वेरिएबल को देखें तो ये काउंट के वेरिएबल में एक ऐड कर रहा है तो प्रोड्यूसर हुआ, और ये काउंट के वेरिएबल में एक माइनस कर रहा है तो ये क्या हुआ, कंज्यूमर हुआ। तो हम इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये 3 के तीनों प्रॉब्लम में, कि जैसे समझिए अगर यहाँ पे रेस कंडीशन आती है, रेस कंडीशन आती है, जैसे कि ये 2 इंस्ट्रक्शन आपके एग्जीक्यूट हुए, फिर स्विच करके यहाँ चला गया और फिर स्विच करके यहाँ आया और लास्ट में स्विच करके यहाँ गया, तो हमारा जो लास्ट रिजल्ट था वो अफेक्ट कर रहा था। ठीक है, इसी तरह प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम भी है कि अगर वहां पे भी कुछ सेट ऑफ लिखे हैं और उसमें भी प्रोड्यूसर में आप एग्जीक्यूट करते करते प्रिंट करके कंज्यूमर के कोड पे चले गए और फिर कंज्यूमर से वापस प्रोड्यूसर पे आ गए, फिर प्रोड्यूसर से कंज्यूमर पे चले गए, तो जो लास्ट रिजल्ट है आपका वो अफेक्ट करेगा। तो कहने का मतलब
मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। कहने का मतलब ये है कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में या रीडर राइट प्रॉब्लम में, दोनों प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक कॉमन डेटा को शेयर करते हैं। तो प्रोड्यूसर क्या करता है, उसको अपग्रेड करता है, कंज्यूमर क्या करता है, उसको डिक्रीमेंट करता है। इसी तरह रीडर क्या करता है, रीडर किसी चीज को राइटर राइट करने का काम करता है और रीडर उसको रीड करने का काम करता है। तो जो अगर इन दोनों के बीच में सिंक नहीं होगा, इन दोनों, सर एल्गो एक बार एग्जीक्यूट कीजिए। अच्छा, ड्राई रन। ओके ओके। मेरा यार ये नेट क्यों रुक गया है? ऑडिबल है? हेलो हेलो। आई थिंक स्ट्रीम पे नहीं आ रहा है, मेरा नेट ऑफ जा रहा है। हेलो हेलो। ऑडिबल है? प्लीज बताओ। ओके। और यूट्यूब की स्ट्रीमिंग क्यों नहीं हो रही है? एक सेकंड। बोलो, तुम हॉटस्पॉट ऑन करोगे? बंद है क्या? अच्छा। ओके 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 ओके, ठीक ठीक ठीक, चल रहा है। हाँ, हो रहा। अच्छा, ठीक है। सो अब देखो, यहाँ पर हम पूरा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि डिपेंडेंसी पूरी पूरी इस लेक्चर पर नहीं करनी है हमें। तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि 3 या 4 प्रॉब्लम है, मैं एक मोटी मोटी बात बस आपसे शेयर करने वाला हूँ कि इन प्रॉब्लम्स में है क्या। जब किसी खास प्रॉब्लम में आपको डाउट होगा तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, जैसे मान लो अगर आपका प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है, तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में हमने ये बात देखना है कि जो आपका प्रोड्यूस कर रहा है और कंज्यूम कर रहा है, तो उनका डेटा सेट इस तरह से लिखा होना चाहिए, मतलब जो लाइन ऑफ कोड है वो इस तरह से लिखना चाहिए कि वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करें। यकीन मानिए, आप लेक्चर जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वहां से आप जाएंगे देखेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। इसी तरह से रीडर राइटर में प्रॉब्लम में क्या है, रीडर राइटर प्रॉब्लम में भी है कि राइट करने वाला राइट करता है और रीड करने वाला उसको केवल रीड करता है। तो अब ये मान लो दोनों एक कॉमन डेटा को रीड कर रहे हैं, मतलब एक कॉमन डेटा है जिसपे दोनों ऑपरेट कर रहे हैं रीडर राइटर प्रॉब्लम में। तो अगर राइटर ने कुछ उस पर राइट कर दिया है तो ये ऑर्डर डिसाइड होना चाहिए कि रीडर को उसके राइट किए वाला पढ़ना है, मतलब राइट करने के बाद पढ़ना है, या राइट करने के पहले पढ़ लेना है। अगर ये ऑर्डर डिसाइड नहीं होगा और दोनों कोऑपरेटिव वे में नहीं करेंगे, मतलब रेस कंडीशन वाली अगर प्रॉब्लम आती है, तो हर बार रीडर जो है आपका वो गलत डेटा को रीड करता है। बोलो भाई, क्लियर है या नहीं क्लियर है बात? क्लियर है ना? इसलिए नहीं हो पा रहा था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीडर राइटर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर? रीडर राइटर में रीडर और राइटर एक डेटा पे रीड और राइट करने का काम करते हैं, और प्रोड्यूसर कंज्यूमर में एक सिंगल बफर में, मतलब एक ऐसा समझो एक एरिया है जहां पर एरे समझ लो कि प्रोड्यूसर वहां पर कुछ डेटा रखने का काम कर रहा है और कंज्यूमर वहां से डेटा को डिलीट करने का काम कर रहा है। क्वेश्चन पूछो, चलो तुम लोग इतने तक में। मैं स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम भी एक बार बोल दूं, फिर उसके बाद बताओ। देखो, स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम भी क्या है, एक बार हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जैसे समझो एक बार्बर है जो काम क्या करता है, बाल काटने का काम करता है, और जैसे ही उसको बाल काटने लगता है अदरवाइज वो सो जाता है, तो उसका वेटिंग रूम में कुछ चेयर लगी हुई है, अगर वो चेयर
पे आके कोई बैठेगा, अगर बार्बर के पास कोई नहीं है तो वहां पे जाके उसको जगा के और काम करने लगता है। तो आप इसको बिल्कुल उस तरह से समझ सकते हैं। सारे एग्जांपल हम लोग क्लास में पहले भी डिस्कस कर सकते हैं कि बार्बर यहाँ पे केस में आप प्रोसेसर की तरह समझ सकते हैं, वेटिंग रूम को आप मेन मेमोरी की तरह समझ सकते हैं, और वहां पर आता है प्रोसेस, अगर रहती है जगह तो एग्जीक्यूट करता है, अदरवाइज नहीं करता है। तो ये सब आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। मैंने इस वाली प्रॉब्लम को भी डिस्कस किया था, जो है आपकी डायनेमिक फिलोसफर प्रॉब्लम। देख लो ये भी क्या है, यहाँ पर तुम्हारे पास 5 फिलोसफर है, और डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम इसलिए बोला क्योंकि फिलोसफर है तो वो सोचेंगे, और डाइनिंग टेबल पे बैठे तो खाएंगे। तो इसमें ये है कि एक फिलोसफर या तो सोचता है या तो खाता है। अब देखो यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो चॉपस्टिक, फॉर्क जिसको हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे चॉपस्टिक बोला गया है, तो चॉपस्टिक है उसके पास, हर के पास 2-2 रखी, लेकिन टोटल 5 है। मतलब अगर हर इंसान एक एक फॉर्क उठा लेगा तो उसको दूसरा फॉर्क नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? तो ये प्रॉब्लम है। तो सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम है। मतलब क्या होना चाहिए कि पहले वो अपने लेफ्ट वाला फॉर्क उठाए, उसके बाद अपना राइट वाला फॉर्क उठाए। ठीक है? अगर जब उसके पास दोनों फॉर्क आ जाएगा तभी वो खाएगा, अदरवाइज वो खाएगा नहीं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर मान लीजिए सबने अपने अपने लेफ्ट हैंड में अपना अपना एक फॉर्क उठा लिया, तो सब ना तो खाने की पोजीशन में है और ना तो सोचने की पोजीशन में है। क्यों? क्योंकि खाना वो तभी खाएंगे जब उनके दोनों हाथ में फॉर्क होगा, और सोचेंगे तब वो जब वो खा लेंगे। तो और इस तरह से सरेंडर नहीं कर सकते, मतलब फॉर्क को रखेंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि ये एक प्रॉब्लम है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में आपको वहां पे पढ़ना है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आप समझ में आ जाएगा आपको। तो अभी ये बताओ इतने तक में, मतलब आपको कुल मिला के 4 प्रॉब्लम पढ़नी है: रीडर राइटर, प्रोड्यूसर कंज्यूमर, स्लीपिंग बार्बर और डाइनिंग फिलोसफर। ये 4 प्रॉब्लम है। इस प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में 3 एल्गोरिथम, पहली 2 प्रोसेस, फिर उसके बाद एल्गोरिथम 2 आई है, फिर पीटरसन सॉल्यूशन आया है, फिर डेकर सॉल्यूशन आया है। ठीक, वो पढ़ना है। और ये इतने तक में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। जब पढ़ेंगे तब, हाँ बिल्कुल, जब पढ़ेंगे तब पूछेंगे। वेरी गुड। बात समझ में आ गई है ना? करना क्या है, 4th यूनिट को थोड़ा अच्छे से इंट्रो करना करेंगे अभी। रिप्लाई करो। और गुड। जुम्मा का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? रीड राइट ऑपरेशन नेवर क्लैश। क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? क्लैश इस केस में करता है कि जैसे मान लो कि अगर रीडर को कुछ रीड करना है और राइटर को राइट करना है, तो अगर परमिशन वाली जो कंडीशन हम डिस्कस कर रहे हैं कि रीडर के रीड करने से पहले या बाद में, कब उसको रीड करना है, इस बात से अफेक्ट करेगा रीडर। राइट करने के पहले रीड करना है या राइट करने के बाद रीड करना है, तो एक इनअप्रोप्रिएट वैल्यू को वो रीड कर सकता है। ये प्रॉब्लम है। थोड़ा आइडिया हो गया है बस। वेरी गुड रोशनी, यही मेरा मोटिव था कि करना क्या है। रीड रीड प्रॉब्लम, एग्जैक्टली, रीड रीड प्रॉब्लम कभी क्लैश नहीं करेगी, बिल्कुल सही है। बट रीड और राइट की प्रॉब्लम क्लैश करेगी। मैंने रीड राइट पढ़ लिया था, अदिति और जुम्मा ने शायद पूछा है। रीड की प्रॉब्लम कभी क्लैश नहीं करेगी। तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम भी कभी क्लैश नहीं करेगी बेटा। प्रॉब्लम कब आएगी? जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम तब आएगी जब रीडर के बाद राइट की प्रॉब्लम आएगी। रीड रीड में या केवल कंज्यूम कंज्यूम करते जा रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। विद इन अ प्रोसेस कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब प्रोसेस अलग अलग है जो कॉमन डेटा शेयर कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। सर अगर कोई रीड कर रहा है तब राइट नहीं कर रहा है? हाँ, रिप्लाई कर दिया है मैंने जुम्मा। स्नेहा अभी उसको पहले पूरा डिटेल में पढ़ो बेटा। अभी बस ये बताया है कि पढ़ना क्या है इन लोगों ने, तभी इशू नहीं होगा। तो आगे चलें क्या? हाँ, ये लाइव स्ट्रीम पे जो लोग हैं ये रिप्लाई करें। अदिति, जुम्मा, स्नेहा,
शताक्षी कहाँ है? हाँ, उद्यांशु पे बेकरी का देख लूंगा, बेकरी में तुम्हें बता दूंगा, या बेकरी यहीं पे बता देंगे एक दिन स्पेशली। क्लियर है बेटा? तो पढ़ के उसके बाद अब जरा फोर्थ यूनिट भी एक बार हम लोग डिस्कस कर लें। इसमें एक चीज और रह रही है, सीमाफोर। तो सीमाफोर भी देख लेना क्या है। सीमाफोर भी एक तरीका है, पहले इतना कर लो, फिर सीमाफोर वगैरह मैं चाह रहा था कि हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे, कुछ पढ़ लोगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक स्ट्रीमिंग का रिप्लाई थोड़ा लेट है। तो इसके बाद आईपीसी है। आईपीसी चाहे अभी स्किप कर देना क्योंकि वो थोड़ा थ्योरेटिकल ही है, उसमें कोई इतना बहुत नहीं है, लेकिन यहाँ तक का। और सीमाफोर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चलो वो भी हम बता देते हैं थोड़ा सा। फिलहाल आपको करना जो है वो आप समझ रहे हैं कि आप क्रिटिकल सेक्शन क्या है, रेस कंडीशन क्या है, उसके बाद वो 3 एल्गोरिथम, टेस्ट सेट का ये वीडियो हो सकेगा तो अभी मैं कुछ देर में आपको प्रोवाइड करता हूँ, नहीं तो ये आप पढ़ के भी समझ लोगे। बेकरी है, बेकरी को मैं बता दूंगा। चलो ठीक है, सीमाफोर पे आ जाओ। स्क्रीन पे वीडियो नहीं है अनुक्रिय। अनुग्रह, हेलो। चलो तो सेकेंड यूनिट के लिए इतना बहुत है। अब जल्दी से आ जाओ कि तुम्हारा ये फोर्थ यूनिट के लिए। आईपीसी को भी रुक जाओ, आईपीसी के चक्कर में पड़ेंगे तो और बच्चे परेशान होंगे। अभी आईपीसी रुक जाओ। आईपीसी नहीं, पहले फोर्थ यूनिट क्योंकि कंपैरेटिवली इजी है, तो जिसको सेकंड में प्रॉब्लम हो फोर्थ भी स्टार्ट कर सकता है, लेकिन असाइनमेंट पहले सेकंड का आ जाना चाहिए। कल हम फोर्थ का असाइनमेंट डाल देंगे। आइए जल्दी से देखिए, फोर्थ यूनिट रिलेटिवली इजी है। तो सेकंड यूनिट सब लोग पढ़ेंगे। ओके, आई विल शेयर फॉर आईपीसी, आई विल शेयर। आप लोगों से फोर्थ यूनिट पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। सेकंड में पहले आप लोग पढ़िए, कोई डाउट हो यहाँ तक में तो प्लीज पूछिए। स्क्रीन कहाँ चला गया? स्ट्रीम पे देखो। फोर्थ यूनिट में क्या है बेटा, फोर्थ यूनिट में हमको मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ना है। मेमोरी मैनेजमेंट में हमें ये पढ़ना है कि जैसे अगर आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था कि सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी के बाद प्राइमरी मेमोरी है, फिर कैश है। तो मेमोरी का एक ऑर्डर है, मतलब कैश में डेटा है तो सीपीयू सबसे जल्दी एक्सेस कर सकता है, उसके बाद मेन मेमोरी में, उसके बाद सेकेंडरी में। एक बहुत की कॉन्सेप्ट आपको पहले भी बताया कि किसी भी प्रोसेस को अगर एग्जीक्यूट होना है तो उसे सबसे पहले मेन मेमोरी में आना होगा। अब मेन मेमोरी में लाने के कई सारे तरीके हैं, मतलब प्रोसेस को आप जो मेन मेमोरी लाएंगे तो हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में बताया कि ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस आपके मेन मेमोरी में रहे, ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस आपके मेन मेमोरी में। क्या ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस मेन मेमोरी में रहेंगे तो आपको एडवांटेज क्या है कि अगर मान लो किसी में इनपुट आउटपुट का इंस्ट्रक्शन आता है तो आप स्विच करके दूसरे पे जा सकते हैं, तो आपका सीपीयू आइडल नहीं बैठे। मेन मोटिव यही है मेमोरी मैनेजमेंट का कि मेमोरी में, स्पेशली मेन मेमोरी में, प्रोग्राम कितने ज्यादा से ज्यादा रखे जाए जिससे आपका एग्जीक्यूशन सही से परफॉर्म होता रहे और आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन सबसे हाईएस्ट हो। ठीक है, तो अब ऐसा करने के दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है कि आपके पास मेन मेमोरी का साइज फिक्स होता है, उस मेन मेमोरी में आप लोग दो तरीके से प्रोसेस को ले आ सकते हैं। एक तरीका होता है कंटिन्यूअस फैशन, दूसरा तरीका होता है नॉन कंटिन्यूअस फैशन। और जरा देखो कहाँ से पढ़ोगे, कहाँ से पढ़ना शुरू करना, तो चाहे छोड़ भी देना।
डायग्राम नहीं है यार इसमें। मेरा नेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है मुझे। चलो देखो, कंटिन्यूअस फैशन क्या है, दो तरीके हैं बेटा, एक कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, दूसरा है नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। तो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का कहने का क्या मतलब है? कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपके पास सेकेंडरी मेमोरी में कोई भी प्रोसेस है, तो उसको उठा के आप सीधे प्राइमरी मेमोरी में एलोकेट कर देंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप उस पर्टिकुलर प्रोसेस को ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद आप उसको प्राइमरी मेमोरी में एलोकेट करेंगे। नहीं, कंटिन्यूअस फैशन कहने का ये मतलब है कि प्रोसेस को उठाना है और प्रोसेस को कंटिन्यूअस मैनर में, मतलब पूरे के पूरे प्रोसेस को आपको उठा के आपके मेन मेमोरी में रखना है। ध्यान से बात समझिए, किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना है तो उसको मेन मेमोरी में आना पड़ेगा। मेन मेमोरी में आना है तो हमने एक मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट पढ़ा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस को हमें मेन मेमोरी में रखना है ताकि सीपीयू हमारा आइडल नहीं बैठ जाए। ये चीज करनी है। तो मेन मेमोरी में रखने के दो तरीके हो सकते हैं, एक हो सकता है कंटिन्यूअस तरीका, एक हो सकता है नॉन कंटिन्यूअस मेथड। तो कंटिन्यूअस तरीके में क्या है कि आप जो भी प्रोसेस उठा रहे हैं वो एक कंटिन्यूअस फैशन में ही रखा जाएगा, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को आप ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये जो स्ट्रेटजी है पहले फॉलो होती थी, आज के टाइम पे नॉन कंटिन्यूअस स्ट्रेटजी फॉलो होती है। आप लोग को भी पता है कि प्रोसेस कई बार हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी में इतना बड़ा होता है कि वो पूरे का पूरा मेन मेमोरी में नहीं आ सकता, तो इसका मतलब है उसका कुछ पार्ट हमारा मेन मेमोरी में आ जाता है। तो कंटिन्यूअस में भी आगे दो तरीके होते हैं। मुझे लग रहा है बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रहा है यार, बार बार नेट हट रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अब एक काम करो, ऐसा करते हैं, पहले तुम लोग 2 दिन इन दोनों यूनिट्स को पढ़ो। आज है थर्सडे, फ्राइडे थर्सडे है, हम लोग संडे को मिलते हैं और संडे को हम लोग और ज्यादा देर बैठेंगे। और हाँ, मेरा काफी स्लो है, मेरा नेट चल नहीं रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है मुझे। तो एक काम करते हैं हम लोग कि संडे को मिलते हैं और संडे को ही डिस्कस करते हैं। नॉट संडे, संडे क्यों नहीं? मुझे एक बार रिप्लाई करें सब लोग कि हम लोग नेक्स्ट कब मिलेंगे, जब आप लोग सब कुछ पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत। चर्च है, मैं चर्च में हूँ। ओके, मंडे। आशीष, राहुल, सताक्षी, स्वाति, सब रिप्लाई करें कब करना है। मंडे करें। स्ट्रीम तो एकदम चला गया मेरा। जब आप लोग पढ़ सकें इतना, दो दो दिन में आप लोग इतना पढ़ सकते हैं और 10-20 लेक्चर से ज्यादा नहीं है। जो छूटेगा वो हम करा देंगे। पहले खुद से पढ़ो, यहाँ इतना पॉसिबल है नहीं क्योंकि मार्कर नहीं है, बोर्ड नहीं है। सर मंडे, चलो मंडे डन। हाँ आशीष, सही बात है, मंडे ही रखेंगे फिर। नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि जब तुम लोग पढ़ जाओ इतना। स्वाति, सूर्या, सताक्षी, राहुल रिप्लाई करो। मुझे पता है आज हम लोगों ने कुछ खास नहीं पढ़ा है, लेकिन मेरा मोटिव ये है कि आप इसको स्टार्ट कर दें ताकि आपको जो डाउट है वो आप लोग पूछें। उदितांशु, संडे नहीं यार, वो फिर रहेगा नहीं अनुग्रह, तो मैनेज उसको करना है तो मंडे को ही करने दो। फ्राइडे इज टू अर्ली, फ्राइडे नहीं पॉसिबल है, बाकी बच्चे भी पढ़े नहीं है। जल्दी करके नहीं, आराम से करके पढ़ के समझ के, तब तक काफी टाइम मिल जाएगा स्टार्टिंग से पढ़ने को। हाँ ठीक है स्वाति। गेट स्मैशर्स एंड नॉलेज गेट, नॉलेज गेट एंड गेट स्मैशर्स। हाँ ओके।
सो इसको अभी हम लोग खत्म करते हैं क्योंकि नेट मेरा बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। मुझे स्क्रीन तो नहीं, लेकिन मेरा माइक मुझे लग रहा है होल्ड कर रहा है। हाँ, लेकिन मंडे को, लेकिन असाइनमेंट कल सबका सबमिट हो जाएगा। असाइनमेंट के लिए यस करो। राहुल का यस आ गया, तो कल असाइनमेंट आ जाएगा। ओके सताक्षी, ठीक है, असाइनमेंट कल सबमिट करो। असाइनमेंट आएगा और आप लोग पढ़ेंगे। 30th नहीं, 27th कल लास्ट डेट। कल करो, कल करो, नहीं तो फ्राइडे तक करो। फ्राइडे तो है कल। मेरा असाइनमेंट 17 तारीख सबसे पहले दिया हुआ है सर कल। चलो ठीक है, अभी आज इसको खत्म करते हैं क्योंकि दिक्कत हो रहा है। खत्म हो गया है पेन, खून से लिखो तुम। ओके, कट करें, माइक ऑन करो। यस सर, थैंक यू सर। ओके ओके, देखो सुनो एक मिनट बात। अभी आज तो हम लोगों ने ऐसा कुछ खास किया नहीं है, लेकिन जब तुम लोग पढ़ोगे और फिर क्वेश्चन पूछोगे तब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि और लोगों के भी फायदे हो। ठीक है, यहाँ पे एक वे से पढ़ने में फिर केवल 1 घंटे का जो पढ़ेंगे वहीं के वहीं रुक जाओगे, आगे कुछ नहीं करोगे। पूरी डिपेंडेंसी उस 1 घंटे के लेक्चर पे नहीं बनानी है, इसलिए आज ऐसा किया है हमने। ना कुछ हम लोगों ने ज्यादा पढ़ा है, बस आउटलाइन आउटलाइन है। तो आज तो सेकंड यूनिट की हुई है, लेकिन फोर्थ एक बार वहां से देख। हेलो। हेलो। हाँ हाँ हाँ, ये कल ही देना है क्या असाइनमेंट? ये गलत बात है एकदम। अरे यार, कल स्ट्रीम नहीं है। अब जब मंडे होगा तो इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। मैसेज भेज दूंगा, ऐसे जैसे आज भेजा था। CS1 CS2 दोनों जगह चला जाएगा। अब जब मंडे होगा तो इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। मैसेज भेज दूंगा, ऐसे जैसे आज भेजा था।